मिनिस्टर्स वाइफ जो उनकी धर्मपत्नी है, उनका बयान आया है कि आईडीएफ के अंदर से विरोध है प्राइम मिनिस्टर के बरखिलाफ। एंड नेतन्याहू हैज बीन अ जनरल इन द पास्ट। भीतर घात बड़ा गहरा है। चलिए देखिए, आप ब्लंट कैंपेन कर लें, आप कर लीजिए। आज तक 100 हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में हैं, वो भी नहीं मिले आपको। जो मेन लीडरशिप है याहिया सिनवार वगैरह, वो भी अब आपकी गिरफ्त में नहीं है। उनका एक फ्रेज है, टू पीरियडिकली मो द लॉन। ह्यूमंस आर नॉट लॉन्स, यू कैनॉट डू इट। तो जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी की है वो कभी इस किस्म की बात नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट बी सर्जिकल, यू हैव टू बी सर्जिकल, बट ऑन गुड एंड, यू नो, सर्जिकल ऑपरेशंस। इजराइल के जो रक्षा मंत्री थे योआव गलांट, जब 7 अक्टूबर के बाद उनका प्रस्ताव तो ये था कि हमास से पहले हिजबुल्लाह पे हमला किया था। एक्चुअली उसमें देयर इज अ लॉजिक, बिकॉज इफ यू डू नॉट टेक आउट हिजबुल्लाह, इजराइल इज इन सीवियर ट्रबल। अगर आप हिजबुल्लाह पे आपने हमला किया तो क्या ऊँट ही चुप बैठेंगे? ऊँट मिसाइल्स आगे जा रहे हैं। ईरान के हाथ परमाणु हथियार लग गए तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया विल गेट पैरालाइज्ड। सिर्फ अब हमास और लेबनान का मसला नहीं है। ये जो 2 ऑर्डर्स हैं, यूएसए लेड वेस्ट और चाइना लेड रशिया, ईरान, कोरिया, ये इनके बीच दिस इज डेफिनेटली अ न्यू वॉर। उसे आप कोल्ड वॉर 2.0 या कुछ कह दें, और इसको इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। पुतिन साहब कह रहे हैं, इफ यू डू दिस, राइट इन द वॉर, नेटो, यूरोप, फिर इट विल हैव, यू नो, क्रिया प्रतिक्रिया। मैक्रोन इज सेइंग मैं ट्रुप्स भेजूंगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। थैंक यू सो मच सर, आप आए दोबारा। और सर, बिफोर वी स्टार्ट, एक जो इशू है जो हमने पिछले 1-2 हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया, जो पैलेस्टाइन इजराइल का है। तो सर, कहीं ना कहीं आपने सर जो अपना ओपिनियन दिया था, दैट इज कमिंग एज अ वर्ड ऑफ ट्रूथ, कि जो कुछ लोगों का था या जो एनालिस्ट हैं या जिनका ये मानना था कि बिल्कुल 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सब कुछ ही इजराइल विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग, इजराइल विल सॉर्ट आउट हमास, इजराइल विल सॉर्ट आउट ईरान, इजराइल विल सॉर्ट आउट पैलेस्टाइन, एवरीथिंग, वो सर होता दिख नहीं रहा है सर। एज अ मिलिट्री माइंड सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि सर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सर, ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, और सर एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में सर क्या फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट सर 10 महीने से चल रहा है, और लग रहा है कि यार ये 10 महीने क्या सर, अगले 2 साल तक भी ऐसा ही चलता रहेगा, बिकॉज जो रिजल्ट्स इजराइल को चाहिए वो रिजल्ट सर कहीं से भी आते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले वैभव, आपके दर्शकों को दोबारा नमस्कार और शुभकामनाएं। और ये जो आप सैम और सगत, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं तैयार हूँ, दोष मेरा नहीं है। वैभव जी को टाइम नहीं मिल रहा है, बट वो करेंगे सैम सर। यस सर। अच्छा, जो आपने ये बात की ना वेस्ट एशिया की, देखिए जो वर्तमान स्थिति है उसमें 3 मुद्दे हैं। एक, गाज़ा में क्या हो रहा है। दूसरा, लेबनान की दिशा से जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस बड़े गंभीर हैं, उस पर बात करते हैं। और तीसरा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ जो भीतर घात हो रहा है, नो द इंटरनल स्ट्रगल्स दैट ही इज गोइंग थ्रू। इन तीनों चीज़ों पे बात करें। भीतर घात भी बड़ा गंभीर मसला है। द प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ जो उनकी धर्मपत्नी है, उनका बयान आया है कि आईडीएफ के अंदर से विरोध है प्राइम मिनिस्टर के बरखिलाफ। एंड नेतन्याहू हैज बीन अ जनरल इन द पास्ट। तो भीतर घात बड़ा गहरा है। मीडिया के हमले जारी हैं। आपने देखा होगा बेनी गैंट्स जो डिफेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है, और जो रिजर्विस्ट्स का रुख है वो बदल रहा है। इजरायली सोसाइटी ऐसी थी, रिजर्विस्ट को बुलाओ, बड़े शान से और प्रेम से आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो कैंपेन डिज़ाइन है नेतन्याहू साहब की, आईडीएफ की, उसके खिलाफ बड़े मतभेद हैं। तो मेरा भी नज़रिया उसके बारे में कुछ क्रिटिकल है। तो उस पर बात करते हैं। तो गाज़ा में क्या, देखिए, जो मैंने पहले भी कहा था, मैं इजराइल के पक्ष में हूँ। इट हैज़ द राइट टू डिफेंड, उसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। मेरा जो उनसे मतभेद है वो है जो कैंपेन डिज़ाइन है। अब उसमें देखिए क्या बात है। आईडीएफ के दृष्टिकोण से हमास का खात्मा, उसका अंत ज़रूरी है, जैसे आईसिस का था। इसको मैं नहीं मानता हूँ कि भाई उनसे अब दोबारा बातचीत या किसी तरीके का लेन देन हो सकता है, वो नहीं, उसका खात्मा ज़रूरी है।
आईडीएफ ने किया क्या, ये भी हमें मानना पड़ेगा। 24 करीब मैंने सुना था, ये अनुमान था, हमास की बटालियंस थी। 20 जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, मतलब ये उनका भारी डिसरप्शन हुआ है। 4 अभी भी बरकरार हैं रफा के इलाके में। बट देखिए, मिलिट्री दृष्टिकोण से विजय कब होगी? विजय तब होगी जब जो हमास है इट लूजेस द एबिलिटी टू रिकॉन्स्टिट्यूट, उसका पुनर्गठन ना हो पाए, और वो हो नहीं रहा है। जैसे हमने JKLF का देखा। अब जैसे हम साउथ में थे, जब हम साउथ में हैं, नॉर्थ में वो पुनर्गठित हो रहे हैं। तो और इसलिए, और एक बड़ा आर्मी का बड़ा अच्छा काउंटर इंसर्जेंसी में शब्दावली है, क्लियर, सिक्योर, होल्ड। अब इस पर देखिए ध्यान देना बड़ा, यू क्लियर, यू टेक टाइम टू क्लियर। अगर आपने ये किए ना ऐसा क्लियरेंस की, एयर ले आए, अटैक हेप्टर्स, 30,000 लोग मर गए, दैट इज़ नो क्लियरेंस। इन माई व्यू कैंपेन डिज़ाइन इज़ फॉल्टी, इट हैज़ टू बी क्लियर्ड थोड़ा इत्मीनान से। आई एम नॉट सेइंग ऑपरेशन शुड बी सर्जिकल, बट दे कांट बी ब्लंट। इसलिए टाइम लगता है। भारतीय सेना का इतिहास देखें कश्मीर में, टाइम से, यू नो, इट टेक्स टाइम, क्लियर, देन यू हैव टू सिक्योर इट। जो लीडरशिप है और जो आवाम है, आम पब्लिक है, उसको अलग करना है। अब वो आसान नहीं है आईडीएफ के सिलसिले में, वी नो इट, क्योंकि वहाँ वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, अस्पतालों में उन्होंने ये खोल रखे हैं, यू नो। बट यही तो पूरा चैलेंज है। अगर आप जो पब्लिक है और जो लीडरशिप है उसके बीच अगर आपने कोई अंतर नहीं रखा, और ये जो ब्लंट कैंपेन है डिज़ाइन, 30,000 लोग, 40,000 लोग मरे, मिलिट्री, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, मिलिट्री दृष्टिकोण से इट इज़ सब ऑप्टिमल, और यही हो रहा है। वी ऑल नो दैट काउंटर इंसर्जेंसी, दे से इट इज आर्म्ड पॉलिटिक्स। बड़ा अच्छा, आर्म पॉलिटिक्स मीन्स कि भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिकली पॉलिटिक्स, नेटवर्क्स, लेन देन। आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट का एक ही रोल है कि आप बड़ी दानिशमंदी से, विवेक से, यू गेट द वायलेंस लेवल्स डाउन, नॉट बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। और जो आईडीएफ ने किया है हमास में, मेरे ख्याल से दे हैव बीन ब्लंट। और उससे देखिए क्या हुआ है, यू हैव ऑल्सो लॉस्ट द नैरेटिव वॉर। जो आपका बयानिया था वेस्ट में, यूनिवर्सिटीज में, और अब टिकटॉक के जरिए, यू आर लूजिंग दैट वॉर। तो दानिशमंदी की मेरे ख्याल से कमी है। अभी भी समय है अगर इसको ये सुधार दें, एंड इट विल टेक टाइम। यू कैन नॉट एलिमिनेट हमास इन 3, 4, 5 months, इट विल टेक 2 to 3 years। तो सबसे पहले तो जो गाजा पट्टी में हो रहा है, और इसके बरखिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई है, दीज आर प्रोफेशनल वॉइसेस, मैनी गैंड्स, और जो आईडीएफ में है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट टोटली ऑन बोर्ड ऑन दीज थिंग्स। और दूसरा, जैसे भारत हमेशा से कह रहा है, एड आनी चाहिए, अब उसमें मुश्किलात हैं। सो फर्स्ट यू शुड हैव डन क्लियर्ड, सिक्योर्ड। जो एड है उसके रास्ते आपको खोलने थे, वो तो रोक रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दानिशमंदी नहीं है, एंड अनलेस दे सेपरेट द लीडरशिप फ्रॉम द पॉपुलेस, इट्स नॉट ईजी। अच्छा देखिए, आप ब्लंट कैंपेन कर लें, आप कर लीजिए। आज तक 100 हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में हैं, वो भी नहीं मिले आपको। जो मेन लीडरशिप है, याहिया सिनवार वगैरह, वो भी अब आपकी गिरफ्त में नहीं है। सो आई जस्ट हैव डिफरेंसेस ऑन द कैंपेन डिज़ाइन। नो प्रोफेशनल आर्मी डज इट। वी कंडेम द अमेरिकन्स अ लॉट, बट उन्होंने जो किया था इराक वगैरह में, पेट्रियट साहब के नेतृत्व में, वहाँ भी ये किया, क्लियर, होल्ड, सिक्योर। टाइम लगता है। कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर में भी समस्या आई। जब भी कोई इनकाउंटर होगा, जो टेररिस्ट हैं वो मस्जिद में घुसेंगे, अस्पताल में घुसेंगे। कभी आपने सुना इंडियन आर्मी को कि हमने मिसाइल फायर करके पूरा टेम्पल ही, मस्जिद बर्बाद कर दी है? नहीं, क्योंकि दिल और दिमाग का खेल है, एंड इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। इफ़ यू डोंट विन द हार्ट्स एंड माइंड्स, व्हाट यू विल डू, यू विल डैमेज योर पॉलिटिकल लीडरशिप। आर्मी का काम क्या है? टू ब्रिंग द पॉलिटिकल लेवल्स डाउन। जैसे अभी नॉर्थ कश्मीर में हो, या जो नॉर्थ जो वादी में हुआ है, 2 चीज़ें हैं व्हाट यू कैन डू। वन इज़ टू ब्रिंग द टेररिस्ट नंबर्स डाउन। पहले हज़ारों में होते थे, अभी 100 से कम है। और दूसरा, अब दर्जनों में। और टेररिस्ट लाइफ, देखिए जब टेररिस्ट दाखिल करता है ना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के थ्रू, हिंटरलैंड में, रिसेप्शन एरियाज, ये एक बिसात है, इट्स अ चेस बोर्ड। तो वो उसके जब वो रिसेप्शन एरिया में आता है, ये तो गारंटीड है कि उसका अंत होगा, वो बचेगा नहीं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पूरा खेल है वो ये है, ये जो टेररिस्ट लाइफ है, सालों से उसको महीने में लाइए। जब टेररिस्ट को पता होगा कि भाई उसके अब वो 2-3 महीने से ज़्यादा उसका खेल नहीं है,
दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द होल टेरर कैंपेन. वादी में जो हो रहा है, पीर पंजाल में हो रहा है, दैट इज़ वॉट द इंडियन आर्मी हैज़ बीन एबल टू डू, एटलीस्ट इन जो वादी है कश्मीर वैली में. दिस इज़ वॉट द मैक्सिमम ऑफ द मिलिट्री कैन डू. और अब उस लिए देखिए आप, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ संकेत दिए हैं कि वहाँ अभी इलेक्शन होंगी और JNK का स्टेटस, दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. बट देखिए, इट इज़ नेवर ईजी. मैंने बारामूला में कमांड किया है डिवीज़न. मुश्किल क्या है, जब तक मैं वहाँ था, और मेरे ख्याल से अभी भी बदलाव नहीं हुआ होगा. देखिए चुनौतियाँ क्या थी. नॉर्थ बारामूला में पुलिस स्टेशन का एक थाना नहीं था, क्योंकि उनमें उस टाइम ये क्षमता ही नहीं थी. द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्स थाना ही नहीं था. तो कैसे फौज निकलेगी वहाँ पे? 46 RR चलाती थी. तो ये आसान नहीं होता है फॉर 46 RR टू गेट आउट, फॉर द पुलिस टू कम इन. 7, 8, 9, 10 साल लग. सो आई एम, चुनौतियाँ इसमें देखिए. तो ये जो पूरा खेल था, भाई गाज़ा को हम 4 महीने में एकदम, उनका एक फ्रेज है, टू पीरियडिकली मो द लॉन. ह्यूमन्स आर नॉट लॉन्स, यू कैनॉट डू इट. तो जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी की है वो कभी इस किस्म की बातें नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट बी सर्जिकल, यू हैव टू बी सर्जिकल, बट ऑन गुड इंट, सर्जिकल ऑपरेशंस. अस्पताल पे ऑपरेशन होना चाहिए, सिविलियंस नहीं मरने चाहिए. अब ये आई अंडरस्टैंड द आइडियस प्रॉब्लम्स, बट उसमें गलती उनकी थी जब आपने हमास को छोड़ रखा था, खुली छूट 5-6 साल. तो ओवरऑल दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सर छोड़ नहीं रखा था, आप उनको पैसे दे रहे थे. ये सबसे तो ये भी नेतन्याहू साहब की और देखिए एक और मेट्रिक है, जितने टेररिस्ट को आप ख़त्म करते हैं, अगर उनको ख़त्म, मान लीजिए मैंने 50 टेररिस्ट ख़त्म किए, बट मेरा कैंपेन इतना ब्लंट है कि 100 और की पैदाइश हो गई, कोई मतलब ही नहीं उस कैंपेन का. यू हैव टू गेट द नंबर्स डाउन. और देखिए एक और, मैं आसान नहीं है, इतने सालों के बाद इंजीनियर रशीद फिर जीता बारामूला से. अब होगा ही उसका, आपने, you have to battle him politically, militarily. So to get the political, जो winds on your side also takes time. This is the challenge of terror. सर इंजीनियर रशीद ने जीता, सिमरनजीत सिंह मान बाई इलेक्शन जीता था, और अमृतपाल इस बार इलेक्शन जीता है. बेन सिंह का बेटा जीत गया. बिल्कुल. तो ये जो हम आतंकवाद की बात करेंगे, तो ये चीज़ें. अब देखिए दूसरी चीज़ क्या, देखिए लेबनान. अभी हमने आपके शो पे पहले बात किया है, हमास से कहीं ज़्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह. उसके नंबर्स, ट्रेनिंग, टैंक्स हैं, आर्टिलरी उनके पास. 1,50,000 मिसाइल्स हैं, प्रिसाइज मिसाइल्स, ड्रोन्स. मैंने सुना वो जो इज़राइल के जो रक्षा मंत्री थे योआव गलांट, जब 7 अक्टूबर के बाद उनका प्रस्ताव तो ये था कि हमास से पहले हिजबुल्लाह पे हमला किया जाए. एक्चुअली उसमें देयर इज़ अ लॉजिक, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट टेक आउट हिजबुल्लाह, इज़राइल इज़ इन सीवियर ट्रबल. बट अब आप देखिए, आपकी जब गाज़ा में आपको सफलता नहीं मिली, मतलब आई वोंट से इट्स अ कंप्लीट फेलियर, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सक्सेस. इस हालत में क्या आप लेबनान में हिजबुल्लाह पर विजय कर पाएंगे? अगर आपने वो फ्रंट भी खोल दिया, जो भी बातें हो रही हैं, IDF जनरल्स ने एक प्लान अप्रूव किया है, अगर वो हो गया, इन माई व्यू इज़राइल इज़ इन बिगर ट्रबल. अगर हिजबुल्लाह पे आपने 2006 में तो दे गॉट अ ब्लडी नोज, और इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग. तो ये देखिए इनकी तकलीफ़ें कैसे बढ़ रही हैं, IDF की, इज़राइल की तकलीफ़ें कैसे बढ़ रही हैं. और देखिए क्या होगा अगर आपने ये लेबनान में लड़ाई छिड़ी, बहुत संभावना है कि इस सीरिया में भी फैलेगी. तो जो लड़ाई का कोण है वो बढ़ेगा. सीरिया में हो सकता है रूस और इज़राइल का टकराव हो. अच्छा, अगर आप हिजबुल्लाह पे आपने हमला किया, तो क्या ऊँट ही चुप बैठेंगे? ऊँट मिसाइल्स आगे जा रहे हैं. रेड सी ब्लॉकेड जो अभी 5-6 महीने से चल रहा है, और लोग के 14 दिन का वो जो एक पेनल्टी लग रही है टू गो अराउंड दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन ट्रेड. और आप देखिए सब ईरान का क्या रुख रहेगा. इट मे नॉट इंटरवीन, बट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. जो सबसे जो खतरे की घंटी है वो ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन है, परमाणु शक्ति, दे से इट इज 6 to 8 weeks फ्रॉम ब्रेकआउट. 6 to 8 weeks. अभी देखिए क्या किया. ये जो हमने बात की है ना, ये जो बड़ी लड़ाई चल रही है USA लेड वेस्ट और क्रिक के बीच में, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, उसके देखिए क्या पहलू हो रहे हैं. रशिया ने, रूस ने AD सिस्टम्स दिए उनके जो न्यूक्लियर वेपन साइट्स हैं उनकी सुरक्षा की.
पहले जब JCPOA नेगोशिएट हो रहा था, ईरान एक तरफ था, दूसरी तरफ थे चाइना, रशिया, USA साथ। कोई नहीं चाहता था कि ईरान को न्यूक्लियर एक परमाणु शक्ति बने। अब रूस जो है नज़रअंदाज कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है उस न्यूक्लियर शक्ति। और अगर ईरान के हाथ परमाणु हथियार लग गए तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया विल गेट पैरालाइज्ड। तो सबसे बड़ी बात हमास तक नहीं है। हमास, लेबनान, रूस की जो लड़ाई का कोण बढ़ना, सीरिया, और इसके फलस्वरूप उनका जो US का प्रभाव है उसमें भारी गिरावट नजर आएगी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमने एक शो पे बात किया था क्रिक के बारे में। उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अब इससे मैंने एक डिटेल रिसर्च करके, इंडिया फाउंडेशन का एक जर्नल निकल रहा है, उसमें आर्टिकल लिखा है करीब 30 पेज का। दर्शकों को रुचि हो, कुछ दिनों में निकलेगा, उसको पढ़िए। जब मैं उसकी रिसर्च कर रहा था तो पता लग रहा है साहब, देखिए कि अमेरिका के सामने चुनौती क्या है। इसके जो प्रतिद्वंदी हैं, यूरोप, रशिया में उसके पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। वेस्टर्न पैसिफिक में चीन जो न्यूक्लियर ब्रेकआउट कर रहा है, हम बात कर चुके हैं, साइलोज, वॉरहेड्स, एक्यूरेसी। कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया, और वेस्ट एशिया में अगर ईरान भी न्यूक्लियर परमाणु हथियार से लैस हो गया, योर फ्रीडम टू रोम द ग्लोब इज एक्लिप्स्ड। नाउ ऑल योर 4 एडवर्सरीज आर न्यूक्लियर वेपन पार्ट्स। और मैंने कहीं पढ़ रहा था, कुछ सालों में क्रिक का जो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल होगा, इट विल बी ट्वाइस दैट ऑफ USA एंड द वेस्ट। अब आप देखिए हाउ द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग। और देयर इज नो डायरेक्ट कॉजैलिटी, बट टू मी इट इज नाउ क्लियर दैट देयर इज कोऑर्डिनेशन अक्रॉस थिएटर्स। तो ये सिर्फ अब हमास और लेबनान का मसला नहीं है। ये जो 2 ऑर्डर्स हैं, USA लेड वेस्ट और चाइना लेड रशिया, ईरान, कोरिया, ये इनके बीच दिस इज डेफिनेटली अ न्यू वॉर। उसे आप कोल्ड वॉर 2.0 या कुछ कह दें, और इसको इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। और अभी तक तो ये लगता है दैट एटलीस्ट इन वेस्ट एशिया, IDF विच वॉज वंस अनटच्ड और विच वॉज द न्यूमरो उनो जैसे कहते हैं इंग्लिश में, नाउ इट इज वास्टली डिमिनिश्ड। और ईरान का सूर्योदय हो रहा है, अ कंट्री अंडर सैंक्शंस। और देखिए कैसे हुआ, वो शहजाद ड्रोन में अब सब पता लग गया, माइक्रोचिप्स चीन से आ रही थी। हम शुरू में जब ये हमला हुआ था तो इयन ब्रेमर हैं एक वेस्टर्न एनालिस्ट, उन्होंने कहा साहब 3 महीने में रूस अपने घुटनों पे होगा सैंक्शंस के। पूरी वॉर इकोनॉमी में तब्दील कर दिए पुतिन ने। 5% ग्रोथ हो रहा है। GDP जो कहते हैं PPP टर्म्स में, रूस की GNP अगर आप US और यूरोप को मिला लें तो 10% भी नहीं है उसकी, 1/10। एमिनिशन 3 टाइम्स रूस बना रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एक और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, चीन का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वैल्यू एडेड 2004 में इट वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ US, आधा था, आज दुगना है। फलस्वरूप सिर्फ 20 साल में फलस्वरूप जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है चाइना का, इट इज 5 to 6 टाइम्स मोर एफिशिएंट। अब हमारी आत्मनिर्भरता इन डिफेंस को देखिए, द बिगेस्ट थिंग इज टू ग्रो योर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, योर इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज। अभी आप देखिए ये जो बड़ी लड़ाई है ना, इस पे 2-3 मैं आपको आंकड़े देता हूँ, लेट्स फिनिश दिस। बड़ी रोचक बात है। आप देखिए वेस्ट ने क्या गलतियां की हैं। आसियान 1967 में इसकी स्थापना होती है, 1967। जब इसकी स्थापना होती है संगठन की, लोग कहते हैं साहब ये प्रो वेस्ट है, प्रो यूएसए ऑर्गेनाइजेशन, और सबका ये मानना है। 2001 में या 67 से 2000 तक आसियान USA और वेस्ट से बोलता है साहब हमारे साथ FTA कर लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नहीं मानते हैं वो, USA कहाँ आसिया, राजा भोज गंगू तेली। 2001 में चीन का दाखला होता है, वो FTA कर लेता है। स्मार्ट चीन। अभी आप देखिए आसिया और चीन का ट्रेड 2001 में $40 बिलियन, आज है $975 बिलियन। USA और आसियान का जो ट्रेड उस समय $135 बिलियन था, आज $450 बिलियन।
तो सिर्फ मिलिट्री फील्ड में नहीं, आप ट्रेड में देख लीजिए, द लार्जेस्ट ट्रेड रिलेशनशिप इज चाइना एंड आसिया, बिगर देन यूएस, आसिया बिगर देन ईयू यूएसए। ट्रेड के उससे आप देख लीजिए। अभी ये जो BRI है, RCEP, AIB, these are all bolt-on instruments for an alternate economic corridor। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन पे तवज्जो देना चाहिए, अगर नहीं दिया इस और परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, अब आपने अभी देखा होगा, कोई एमब्रिज की बात हो रही है, एक ब्लॉकचेन का एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है। चीन, UAE, सऊदी अरेबिया, रूस के कर कमलों से, whose aim is to checkmate the dollar system। कुछ सालों में ट्रांजैक्शंस शायद डॉलर से ना हो, इट्स वेरी अर्ली डेज, डॉलर बड़ा पावरफुल है, पर शुरुआत हो रही है ऑल्टरनेट सिस्टम टू सेटल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। देखिए, अभी भी वेस्ट की, मतलब वो कमज़ोर नहीं है, अभी भी वेस्ट, USA लेड वेस्ट, ग्लोबल GDP 65% है, मिलिट्री स्पेंडिंग 75% है, उनका जो प्रभाव है आइडिएशन, ग्लोबल एजेंडा सेटिंग 90% है। लेकिन सर, बट कम होता जा रहा है। ये जो लड़ाई है, इसमें चीन, और हमने वेस्ट एशिया की बात की, एक मिनट पे वेस्ट एशिया, अब जब बाकी थिएटर्स की बात करता हूँ, बात करेंगे, देखिए बड़ा एकदम, इट इज़ ऑब्वियस that it is just not about these small battles within the theater, it is this larger battle between, वो उनके आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, वो कहते हैं साहब हमको अभी ना मेज़ पे जगह नहीं चाहिए, हमें अपनी मेज़ चाहिए, नॉट अ सीट एट द टेबल। हु आर यू टू प्रीच अस सैंक्शंस, कि साहब हमने कुछ किया, सैंक्शंस कर दिया आपने। ईरान, ये जितने सैंक्शन से जो चोट खाए हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं। कहते हैं हु आर यू यार, कि हमने जरा सी, हम भी 6000 पुराने सिविलाइजेशन है, 6000 साल पुराने, हम कुछ करते हैं, आप हमको सिस्टम से निकाल देते हैं, स्विफ्ट से निकाल देते हैं। दिस ह्यूब्रिस, एंड दे आर ऑल पुशिंग बैक, एंड द वरी इज दैट दे आर सक्सीडिंग। प्यूटिन साहब प्योंगयांग क्यों गए अभी 25 साल के बाद? प्योंगयांग गए, प्यूटिन किम पैक्ट किया। अब देखिए कोरियन पेनिनसुला में क्या होगा। कोरियन पेनिनसुला में भी तनाव बढ़ रहे हैं, DMZ में जो एक्सरसाइजेज हैं बढ़ रहे हैं, मैरीटाइम फ्रंटियर्स में एक्सरसाइजेज बढ़ रहे हैं, में बढ़ावा हो रहा है, ट्राईलैटरल नेवल ड्रिल्स हो रहे हैं, तो येलो सी में, सी ऑफ जापान में। अब इसकी बात करते हैं, सेकेंड टॉमस शोल। देखिए क्या बड़ा रोचक मसला है। देखिए, एक तो ताइवान का जो प्रॉब्लम है उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। उसमें देखिए क्या, ये कैसे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इनकी जो ना सोफिस्टिकेशन इनकी प्लानिंग में। अभी एक प्लान निकला है, ये जो तैयार कर रहे हैं PLA वाले, इन्होंने प्लान्स अलग अलग कंटिजेंसीज के अलग अलग प्लान्स हैं। कहते हैं क्वारंटाइन से दे विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ सिलिकॉन्स एंड केमिकल्स फॉर द फैब, इट इज़ ऑल अबाउट द चिप। अच्छा, अगर अंडर सी केबल्स कट किए इन्होंने, उसकी भी संभावना है। दे विल मेक श्योर कि जो फैब है, उनके जो नेटवर्क्स हैं, जो डिज़ाइन फैब एक चिप्स का है, सब डच, ये नीदरलैंड्स, USA वगैरह में उसको स्नैप कर देंगे। दिस इज़ ऑल सिग्नलिंग गोइंग कि देखो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमने पूरा किया इन्वेजन और हम सफल हो गए या ना भी सफल हुए, इकोनॉमी विल बी पुश बैक बाई $10 ट्रिलियन। तो एक तो ताइवान का मसला है हिस्टोरिकल रीयूनिफिकेशन के नज़रिए से, राइट्स। बट बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि देखिए, चीन समझता है अभी कि USA ने जो इसका अलायंस नेटवर्क है, यहाँ पे साउथ कोरिया, बीच में जापान, जो भी ओकिनावा में उनके बेसिस हैं, इधर फिलीपींस, और पीछे उनका जमावड़ा है, US का बहुत बड़ा समूह है, सैन्य समूह, गुआम, माइक्रोनेशिया वगैरह के इलाके में। इसका मसला ये है, वो चाइना को कह रहे हैं कि साहब हम आपको फर्स्ट आइलैंड चेन के बाहर ही नहीं निकलने देंगे। अगर फर्स्ट आइलैंड चेन के बाहर आप ना निकल पाए तो क्या करेंगी आपकी 400 शिप और जो 3 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जितने हैं। पर हम आज़ाद हैं साहब घूमने के लिए, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 800 बेसिस, आपको नहीं निकलने देंगे, आपको नहीं निकलने देंगे। सो एक बात तो ताइवान की है, द बिगर इशू इज ऑफ चाइना वांटिंग टू ब्रेक फ्री ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन। इसके देखिए 2-3 इससे ना इसके परिणाम हैं। हमको ये देखना है कि जब तक चीन फर्स्ट आइलैंड चेन में फंसा हुआ है, हमारे पास समय है, नहीं तो ये जो 4000 शिप की नेवी है ये IOR में आएगी। सो वी मस्ट नाउ प्रोजेक्ट पावर अक्रॉस मलक्का। ये टाइम है, ये जो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, जो शांति का लाभांश है, दिस इज द टाइम टू डू इट। सो देखिए, देयर आर 3 पावर्स। USA तो मजे से पूरे ग्लोब में घूम रहा है, दैट इज द बेसिस ऑफ इट्स पावर। इट इज नाउ बीइंग चेकमेटेड बाय चाइना, ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन खुद।
और यूएसए इसको निकलने नहीं दे रहा है। तो देखिए सेकेंड टॉमस शोल में क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका। मैं सुना $3 ट्रिलियन का ट्रेड जो है हर साल निकलता है वहाँ से। वहाँ पे एक ये रीफ है सेकेंड टॉमस शोल। अब मसला क्या है, सेकेंड टॉमस शोल जो रीफ है ये फिलीपींस के EEZ के अंदर है। वहाँ पे कोई एक शिप 5-6 साल पहले या 10 साल पहले शिप रेक हो गई थी, और उस शिप रेक का सहारा लेके, बिकॉज दिस रीफ रिमेन्स सबमर्ज्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, इन्होंने 5-10 लोग फिलीपींस के जो मरीन्स हैं वो वहाँ रहते हैं, जस्ट टू एस्टैब्लिश क्लेम कंट्रोल टू इट। कब्जे में फिलीपींस के है, क्लेम चाइना का है। और चाइना अभी देखिए पिछले 1 महीने से हमले कर रहा है। वो कभी वाटर कैनन से फिजिकल हमले, समुद्री गलवान सा हो रहा है। अभी वो एक्सेस फिजिकल उसको 10 लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों यार 10 लोग एक रीफ पे? क्योंकि वो अलायंस पार्टनर्स को बताना चाह रहे हैं कि साहब उनके बीच में दरार डालना चाह रहे हैं। अगर फिलीपींस का जमावड़ा यहाँ पे कमज़ोर ना हुआ, चीन निकल ही नहीं सकता है। इट इज़ लाइक यूएसए एक्सेप्टिंग 5 एडवर्सरीज अराउंड देम इन। तो वो कह रहे हैं साहब, अलायंस पार्टनर्स वो कह रहे हैं कि आप निकलिए धीरे धीरे। ये जो अलायंस है यूएसए के साथ, ये हमारे बरखिलाफ है। ये दरार डालने की कोशिश है, सिग्नलिंग करने की कोशिश है। और अमेरिका से दूसरी कोशिश सिग्नलिंग डायरेक्ट ये है कि साहब आप यू प्लीज़ रिट्रीट टू योर कॉर्नर ऑफ द पैसिफिक। जो पैसिफिक का आपका किनारा है वहाँ जाइए, नहीं तो हम आपके लिए विश्व में हम ये समस्या आपके लिए क्रिएट करेंगे। और देखिए हो रहा है अफगानिस्तान में जो इनका जो शर्मनाक निकास था, द शेमफुल विड्रॉल, उसका परिणाम क्या हुआ? अमेरिका से अभी कोई डरता नहीं। एक समय था 1995 में, जब चाइना ने कुछ आंखें दिखाई ताइवान को, बिल क्लिंटन साहब ने 2 कैरियर भेजे, 24 घंटे में ये पीछे हो गए। अभी यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया में जा रहे हैं, जो हूती मिसाइल फायर कर रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। डरता कोई यही नहीं, ना हूती डरते हैं ना इजराइल। व्हाई? अफगानिस्तान। डेटरेंस इज ऑल इन द माइंड। जब उन्होंने देखा यार ये अमेरिका अफगानिस्तान के काम ना आ सका, अब तालिबान से हार गया है तो हम भी हरा सकते हैं। इट इज बिकम इन द माइंड नाउ। यू सी एवरीबडी इज चैलेंजिंग देम, हूतीज, रशियंस, ईरान भी अभी नहीं डर रहा है। सो दिस इज द लार्जर फेलियर ऑफ डेटरेंस। तभी हमारे संबंध में हमने इसकी बात की है। सर ईरान, जस्ट एक मिनट, हमारे और चीन के बीच में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डेटरेंस। इफ यू क्रिएट दीज कैपेसिटीज, चीन कभी हिम्मत नहीं करेगा। यही टाइम है जब वो फंसा हुआ है फर्स्ट आइलैंड चेन में। ये जो शांति का लाभांश है, वी मस्ट मेक यूज ऑफ इट। सॉरी, मैंने आपको 2 बार इंटर किया। सर ईरान का अगर आप देखिए, एज अ मिलिट्री माइंड, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द शेयर साइज ऑफ ईरान का जो साइज है, जो लैंड मास है, जितना बड़ी वो कंट्री है, एंड ईरान इज नॉट लाइक पैलेस्टाइन। ईरान बहुत बड़ा है, लैंड एरिया बहुत बड़ा है। कैन यू रियली इन्वेड अ कंट्री लाइक ईरान, जो उसकी जो मतलब लाइक इट हैज़ गॉट डेजर्ट, इट हैज़ गॉट माउंटेन रेंजेस, इट हैज़ गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो एक कहते हैं ना कि एक जो जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, इट इज़ रिच विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो मुल्ला रजीम है ऑफ ईरान, इमाम खोमेनी की, नॉट एवरीबडी सपोर्ट्स इट, बट देर इज ऑल्सो अ फैक्ट कि नॉट एवरीबडी हेट्स इट। मतलब हर कोई उससे नफरत भी नहीं करता है। तो दे एंजॉय अ ह्यूमंगस सपोर्ट विद इन ईरान। ऐसा नहीं है कि अगर मेजोरिटी अगर उनको सपोर्ट नहीं करती उसके बाद भी वो सत्ता में वहां पे काबिज हैं। तो सर जो उसका जो साइज है और वहां की जो लीडरशिप है, आप कैन यू इन्वेड? अगर आप इन्वेड नहीं कर सकते तो उसका साइज भी ऐसा नहीं है। आपसे गाजा नहीं हैंडल हो रहा, आप पूरा ईरान को कैसे आप करोगे? मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। बिल्कुल नहीं, और मेरे ख्याल से इतना समझ तो अमेरिकियों में भी है कि वो कभी उसको इन्वेड नहीं करेंगे, वो जानते हैं। बट सी द लार्जर इशू इज व्हाट, मेरा ये मानना है दैट द ओनली वे टू स्टेबलाइज कोल्ड वॉर 2.0 इज दितांत 2.0। दितांत इज बेसिकली जो किसिंगर ने कोल्ड वॉर में कहा था कि भाई वी हैव टू रीच फॉर पीस and maybe use that peace to grow our power, but there has to be peace. But peace where there is engagement, there is deterrence and containment. आप ईरान को छोड़िए, 6000 साल पुराना सिविलाइजेशन, चीन भी कितना पुराना सिविलाइजेशन है, रूस इतना पुराना सिविलाइजेशन है। You cannot subdue them militarily. You can ensure deterrence, but there have to be other instruments. और एक बात तो माननी पड़ेगी भाई वेस्ट को,
कि भाई वैल्यूज डेमोक्रेसीज आर इम्पॉर्टेंट. आप मुझसे पूछें, आई विल प्रेफर देम एनी वे टू एनी क्लोज सिस्टम, बट एवरीबडी इज नॉट लाइक यू. रशिया हैज इट्स ओन सिस्टम. चीन की अपनी सिस्टम. चीन का ये मानना है, कहते हैं साहब डेमोक्रेसी, पर्सनल फ्रीडम्स आपको मुबारक हो, हमको पब्लिक ऑर्डर चाहिए. वो उनका मानना है. दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर सिस्टम. सिमिलरली ईरान बिफोर द मुल्लास केम दे वर प्रो वेस्ट डेमोक्रेसी. अब वहाँ है, you have to learn to do business with people whom you don't agree. तो कहते हैं ना, वो एक हिंदी में बार बार मैं बोलता हूँ कि सहमति का साहस असहमति का, और असहमति का साहस सहमति का विवेक. Unless American diplomacy learns to do business with people who have contrarian views, सब पे sanctions है, जिसको आप एग्री ना करो. तो the point is what? It is my system, my order. आप इसके बाहर निकल के देखिए आप मैं क्या करता हूं. तो इन लोगों ने क्या कहा, ओके योर सिस्टम योर ऑर्डर, हम एक नया सिस्टम नया ऑर्डर, एम्ब्रिज. और आप देखिए, इट्स नॉट बीइंग कन्फाइंड हियर. लुक एट ब्रिक्स. 5 सदस्य थे, 10 हो गए. अभी मैंने सुना 57 और ने प्रार्थना पत्र दिए आने के लिए, आवेदन दिया. टर्की आवेदन दिए, टर्की, थाईलैंड. सो ब्रिक्स इज द न्यू इंस्ट्रूमेंट. और नई कर्म भूमि क्या है, ग्लोबल साउथ. 125 देश हैं, 80% ऑफ पॉपुलेशन, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी. चीन की नज़र वहाँ पे है. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स विनिंग, बट इट इज़ नॉट लूजिंग ऑल्सो. तो ये जो है दानिशमंदी, विवेक यूएस को दिखाना पड़ेगा. इट नीड्स, सी द पॉइंट इज व्हाट, यूएस हैज़ टू रियलाइज वन थिंग, कि एक समय उसके नज़दीक कोई नहीं था. अब साहब चीन की इकॉनमी 70% है, उसकी जो फौज है काफ़ी ताकतवर हो गई, और आपने अपनी फौज को निगलेक्ट किया है. उसके तो मतलब अब चर्चे हर जगह हो रहे हैं, हर जगह. यू हैव निगलेक्टेड योर ओन इंस्ट्रूमेंट. योर स्टेट क्राफ्ट इज एट्रोफिंग. किसिंगर की एक सलाह थी विदेश नीति के क्षेत्र में कि साहब रशिया और चीन को कभी एक साथ नहीं आने देना. तो पूरा आउटरीच था चीन जाके, यही था कि साहब हम चीन से वी आर प्रिपेयर्ड टू डू बिजनेस, बट चीन एंड रशिया मस्ट नॉट कम टुगेदर. आज क्या है, आपने रशिया और चीन को दोनों को एक दूसरे के गोद में लाके बैठा दी. द वर्स्ट एट्रोफिंग स्टेट क्राफ्ट. और हर जगह जिन्हों को आपने प्रॉप अप किया था, यूरोप, द EU, NATO एंड यूरोप, एंड IDF इन इजराइल, अनफॉर्चुनेटली they are not doing as well. So the time now is at least to see why it is happening. और इसलिए मैं कहता हूँ, जयशंकर साहब भी कहते हैं, मेरा भी ये मानना है, अगले 5-6 साल जो हैं ये बड़ा चुनौती का वक्त है इंटरनेशनल. सर, मूविंग ऑन टू यूक्रेन की वॉर भी पैलेस्टाइन और हमास की वॉर की तरह मतलब बिल्कुल एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर बन के रह गई है. कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, रशिया की बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और जो एस्टिमेट्स जो वेस्टर्न मीडिया में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो ये है कि रशिया की कैजुअलिटीज़ यूक्रेनियन कैजुअलिटीज़ से ज़्यादा हैं. सर, चल क्या रहा है, हु इज़ लूजिंग, हु इज़ विनिंग? मतलब now people are confused actually. बिल्कुल. तो I mean, I'm not saying that I'm not confused, but I'll try and मैं इसको कैसे नज़रिए से देखता हूँ. ये 3 चीज़ें हैं. पहला सवाल तो ये है कि जो इनको अभी पैसा मिला है करीब $100 बिलियन का, उससे ज़्यादा $110 बिलियन का यूक्रेन को, 61 बिलियन मिले हैं अमेरिका से, और मैंने सुना कुछ 40-50 बिलियन डॉलर नेटो और यूरोप से. ये जो आर्म्स पैकेज है, जो भी है, टैंक्स, एमिनेशन, एडी वेपन सिस्टम्स, क्या ये पैकेज पर्याप्त है पासा पलटने के लिए? क्या ये पासा पलट पाएगा? विल इट टर्न द टाइड? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. अभी हमको पता है कि द इनिशिएटिव विद रशिया, खार्किव में, खरसन के इलाके में, ये आगे बढ़ रहे हैं. विल इट टर्न द टाइड? पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा, स्विट्ज़रलैंड में अभी ये समिट हुई और बड़े प्रयास हो रहे हैं, तो शांति की बहाली क्या संभव है? एक ये प्रश्न है. और तीसरा, यद्यपि नहीं तो जो एस्केलेशन है उसका स्वरूप क्या हो? इन 3 चीज़ों पे इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं. तो देखिए, जो असला बारूद मिला है यूक्रेन को, उसकी 3 उपलब्धियां हैं. एक जो उनकी डिफेंस लाइन्स थी, अब देखिए वहाँ पे भी करप्शन, जितना पैसा मिला था डिफेंस वगैरह का, वो जो DCB और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का करप्शन में गायब. वैसे तो लोग हैं यार कि जब युद्ध आपके हार जीत का मामला है, उसमें भी करप्शन हो रहा है, वो पूरा पैसा गायब. अभी पुनः प्रयास हो रहा है कि वो जो पूरी जो डिफेंस लाइन है उसको, उसमें मजबूती
उसको मजबूती लाए, सो दैट एटलीस्ट इट कैन होल्ड। नहीं तो बात हो रही थी साहब कि रशिया विल रीच द सेकेंड लाइन ऑफ अ ब्लास्ट, मे बी कीव, तो कैन दे होल्ड द डिफेंस लाइन। अब उसमें कुछ आशा की किरण जागी है, क्योंकि खार्किव में जो रूस का हमला है पिछले 15-20 दिन से जो मैं देख रहा हूँ कुछ थम सा गया है, तो हो सकता है इससे कुछ फर्क पड़ जाए। दूसरा जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो रशिया की ग्लाइड बॉम्ब्स थे और शाहिद ड्रोन्स, जो इनकी पूरी आर्सेनल के जो डम बॉम्ब्स थे ना, इन्होंने इसको ग्लाइड बॉम्ब में तब्दील किया चीन से वो माइक्रोचिप्स वगैरह लेके। और शाहिद ड्रोन्स जो थे, इन्होंने मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचाया यूक्रेन में। एनर्जी ग्रिड 50% डिसरप्ट हुआ। उससे कहीं बड़ी बात, जो सिटीज़ पे ये हमले कर रहे थे, लोगों के मनोबल में गिरावट हो रही थी, और जो एम्यूनिशन फैक्ट्रीज वगैरह थी उनमें काम नहीं हो पा रहा था, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जहाँ ये एम्यूनिशन वगैरह बन रहा था। साथ ही आगे भी कमांड पोस्ट, स्क्वाड्रन्स, कंपनी, तो जो पेट्रियट सिस्टम्स इनको मिले हैं यूरोप से, अमेरिका से, साउथ कोरिया ने कुछ दिए हैं पेट्रियट सिस्टम्स वगैरह, जो इनके एडी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें शायद कुछ जान आए यूक्रेन में, बिकॉज दे वर रियली एट द रिसीविंग एंड इन टर्म्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स। बट एक मसला जो नहीं हल हो पाया अभी तक, वो है मैन पावर। इन्होंने कुछ कंस्क्रिप्शन लॉज में चेंज किए हैं, जो उम्र है उसको नीचे लाने की कोशिश है, बट अभी भी एवरेज फाइटिंग एज 40+ है। यार युद्ध में एवरेज फाइटिंग एज कैनॉट बी मोर देन 20, 21, 22। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और रूस को ये तीनों चिंताएं नहीं हैं। ये मानना पड़ेगा कि पुतिन हैज़ वेरी स्मार्टली टर्न दैट होल सैंक्शंस इनटू अ वॉर इकोनॉमी। 5% ग्रोथ हो रही है। मैंने आपको बताया वो एयर पावर के बारे में, एयर पावर इज बैक, एम्यूनिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 टाइम्स, मैन पावर पाइपलाइंस बरकरार हैं, नए लोग आ रहे हैं। सो रशिया डज सीम टू हैव द एडवांटेज इन माय व्यू। अब कुछ लोग कह रहे थे साहब 5-6 महीने में खेल खत्म हो जाएगा, ये जो एड आया है शायद उससे कुछ जो डिफेंस लाइन है उसमें कुछ सुधार हो, बट ऑन बैलेंस जो हवाएं हैं वो रशिया के रुख में हैं। The only way Ukraine can regain operational momentum, जिसे कहते हैं कि जो परिचलन की गति है, regaining momentum, the only way is if it can start, उसको अगर ये छूट दी जाए कि जो रशिया में मिलिट्री टारगेट्स हैं डेप्थ में, उसको वो स्ट्राइक करे। देखिए अभी मतलब बड़ी अजीब सिचुएशन है। रशिया कैन स्ट्राइक एनीवेयर, बट यूक्रेन, even if it has British weapons, American weapons, European weapons, it can only strike along the Donbass, not in depth. अब you cannot fight a large battle without interdiction. Supply है, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, एम्यूनिशन डंप्स। अभी देखिए ये एक बड़ा निर्णायक दौर है इसमें, क्योंकि ये जो आज़ादी की जो बात हो रही है, अभी डेविड कैमरॉन, फॉरेन मिनिस्टर यूके के, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन के वेपन सिस्टम्स हमने यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन के पास पूरी आज़ादी है उसको इस्तेमाल करने के लिए अगेंस्ट रशियंस। प्रॉम्प्टली क्रेमलिन से जवाब आया कि अगर आपने ये किया, देन वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ वाइडनिंग आवर टारगेट्स, व्हिच मींस वी विल नाउ स्ट्राइक यूके, वी विल स्ट्राइक यूरोप। अब इज पुतिन ब्लफिंग और इज ही गोइंग टू डू दिस? बिकॉज देन इट इज गोइंग टू हैव वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। विडम्बना क्या है? Ukraine, in my view, cannot win the war unless it is allowed to strike targets in depth. It is like India being told to wage a war in China, but साहब आप बस LAC पे कैसे हो सकता है यार? ये मिलिट्री माइंड से मेरे को पता नहीं लगता। और पुतिन साहब कह रहे हैं, if you do this, I will widen the war. NATO, Europe, फिर it will have क्रिया प्रतिक्रिया। मैक्रोन is saying मैं ट्रुप्स भेजूंगा। So ऑप्शन जैसे आपने कहा बड़ा मुश्किल है बताना, बट यूक्रेन को सांस मिली है। It is holding the line. Russia has an overwhelming advantage, or Ukraine, the only option they have is denied to them. They cannot strike targets in depth. How do they? So they will do small things like Crimea, वगैरह ये वो, hold the defense line. This is a very, and Putin is now threatening use of tactical nuclear weapons. तो देखिए वहाँ escalation का खतरा, यहाँ भी escalation का खतरा। और पीस समिट जो है, अगर चीन उसमें शामिल नहीं होगा, मतलब यार ये सर हम यूरोप में भी देख रहे हैं कि सर जैसे फ्रांस में, नीदरलैंड्स में, इन सारी कंट्रीज में सर जो लीडरशिप भी आ रही है सर, वो अब राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स जो होती है, एक राइट विंग गवर्नमेंट सारी जगह यूरोप में एक चेंज आ रहा है कि द लिबरल पॉलिटिक्स और एक या जो एक डेमोक्रेट कहते हैं वो हट रहे सत्ता से,
and they are being replaced by the right wing. तो एंड सर दैट राइट विंग इज नॉट एंटी रशिया और मतलब कुछ ऐसा नहीं है. दे आर मोर एंटाई जो कहते हैं ना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उनका मेन कंसर्न है. कम्युनिज्म ये रशिया चाइना इज नॉट देयर कंसर्न. तो ये भी सर इससे भी सर फर्क तो पड़ेगा अमेरिका में या जो डीप स्टेट है अमेरिकन. बिकॉज सर ये सारा का सारा जो गेम है सर ये तो डीप स्टेट का फैलाया हुआ है ना. सर वो डीप स्टेट को तो सर डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं. बिकॉज पीपल आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस. ये जो एक कहते हैं ना कि एक कई लोग कहते हैं ना ये एक जो क्रोनी कैपिटलिज्म ऑफ वॉर है. दिस इज बेसिकली क्रोनी कैपिटलिज्म ऑफ वॉर. देखिए आई एम नो एक्सपर्ट ऑन पॉलिटिक्स बट आप सही कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हैं. ये जो जैसे हम कहते हैं लेफ्ट लिबरल गवर्नमेंट्स, इनकी उपलब्धियों में क्या कमी रहेगी? 2-3 मैं मेजर कमी बताता हूँ आपको. यू लुक एट रशिया. 2004 से कई संभावनाएं थी कि साहब आप पुतिन को नाराज कर रहे हैं बाय टेकिंग नेटो टू इट्स डोर स्टेप. पहले तो आपने ये किया. दूसरा, यू वर नॉट सेंसिटिव टू व्हाट ही वाज सेइंग. अच्छा, इफ यू वर नॉट सेंसिटिव और अगर आपने मन बना लिया था कि आप पुतिन की सुनेंगे नहीं, देन एटलीस्ट शोर अप योर डिफेंसेस. यहाँ द रिचेस्ट कोहॉर्ट इन द वर्ल्ड यूरोप मजे कर रहे थे आप, एंड योर डिफेंस वाज पुतिन. आई मीन ट्रम्प फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स परेशान हो गया बोल बोल के, यार 2% तो कर दो. अब कर रहे हो 2%. 18 देशों ने मैंने सुना कहा है 2%. अब बात कर रहे हैं कि नहीं, फ्लोट स्पेंडिंग शुड बी 3%. पहले क्यों नहीं किया? क्या हुए पछतावे से जब चिड़िया चुग गई. सो ऑल द लेफ्ट दैट शुड हैव डन, इट डिड नॉट डू, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वोकिज्म. So I am not against left liberal, but I am against wokeism or against the larger things of statecraft. That if you are pushing Putin, then make sure that you nurse your military instrument. ये क्या लॉजिक है? The richest cohort cannot spend on defense. और स्मार्ट एलेक्सिज्म देखिए इसमें कहता हूँ. एंड्रू क्या थी, मर्कल, she was widely respected. What did she say? कि मैं पुतिन को गैस के बंधन में ऐसे बांधूंगी कि युद्ध ही नहीं होगा. ना गैस बंद हुई ना युद्ध बंद हुआ. Now, this is the stupidity of the left. In consequence, the right is rising. Rights in democracies have legitimate spaces, but problem in Israel क्या हो गया? Now there is no left. There is right and ultra right. So the extremes on both the sides, एक wokeism जिसे आप कुछ करेंगे नहीं, and one ultra rightism which leads to jingoism and all that. ये दोनों जो हैं ये कारण बनेंगे राष्ट्रों के पतन. So I am keep saying कि left right is not the problem. होंगी, yes, आपकी एक राय होगी, मेरी एक राय होगी. Left or right must be objective about your national interest. Neither should they descend into jingoism, nor should they descend into wokeism. तो अगर wokeism और jingoism के बीच का रास्ता हम तय कर पाएं, और भाई हमारे, if I am say the Indian Prime Minister, look at me, if I was USA, which you are secured by oceans ने आपको ऐसे घेर रखा है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. I would say you spend 0.5% on defense. But हमारी खुशकिस्मती कह लिए या बदकिस्मती कह लीजिए, the most powerful country is your neighbor, China. Don't take him lightly. और देखिए, जब भी आप कहते हैं कि चीन ये नहीं कर पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. आप कल फिर he has sacked 10 generals, 2 defense ministers. They have problems. But despite the problem, आप देखिए, एक मिनट, ये मेरी बात निकल जाएगी. मस्क ने 3 साल पहले कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सवाल ही नहीं है, हमारे नज़दीक आए. मस्क इज एडमिटिंग नाउ दैट ByteDance और टेस्ला इज नो मैच टू ByteDance. दे प्रूव यू रॉन्ग ऑन एवरीथिंग. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इनोवेशन, इंजीनियरिंग. ये कब से बन गए एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑटोक्रेसीज? दिस द वेस्ट शुड हैव बीन डूइंग वेल. अभी आप देखिए हमारे क्षेत्र में, इसकी हम बात करते हैं सैन क्षेत्र. पिछले हफ्ते एक कोई स्टडी निकली विच इज सेइंग दैट हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन 2 डोमेन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड हाइपरसोनिक्स, 50% इसके जो पेपर्स हैं हाई इम्पैक्ट रिसर्च आर कमिंग फ्रॉम चाइना. क्या होने वाला है? आप लिखवा लीजिए, 5-10 साल में एयरक्राफ्ट इंजन्स और हाइपरसोनिक्स, विच शुड बी मोर वरिंग, चीन विल बी द लीड. सो इन एवरी स्फीयर जब आप कहते हैं साहब ये कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, दिस इज बिकम द बिगर प्रॉब्लम. वोकिज्म, जिंगोइज्म में आप समय बर्बाद कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में आप इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन देख लीजिए, चाइना इज द साइंटिफिक पावर. ये मसला हो रहा है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन वेस्टफुल डिबेट्स
एंड सी व्हाट चाइना इज डूइंग, आपसे आगे निकला जा रहा है। सर वो अपना जेंडर ढूंढ रहे हैं अभी कि मतलब द बिगेस्ट डिबेट इन द वेस्ट इज टू आइडेंटिफाई कि यार मतलब किसका जेंडर क्या है। एंड व्हाट चाइना इज डूइंग, व्हाट पुतिन इज डूइंग, व्हाट नॉर्थ कोरिया इज डूइंग, दे आर मेकिंग मिलिट्री एडवांसेस, साइंटिफिक एडवांसेस जो कि वेस्ट की मोनोपोली हुआ करती थी। सर एक जो ये एक मिनट, एक और चीज हमारी जो मासूमियत है ना, स्ट्रेटेजिक इनोसेंस, मैं इसकी देखो मिसाल देता हूँ। जैसे ही अटैक हुआ, एक तो सैंक्शंस वाली बात, 3 months ऑन नीज। दूसरा, ब्लिंकन साहब ने कहा कि कुछ भी हो, चाइना विल नॉट सप्लाई वेपन्स टू रशिया। आपको याद है? वेपन्स नहीं देगा, बाकी कुछ भी दे, और हमको कोई एतराज नहीं है, बाकी चीजें वेपन्स ना दे। अब देखिए, ब्लिंकन की खुद की सूची है, अभी जब गए थे क्या क्या दिया चाइना ने, मैं लिख के लाया हूं आपके दर्शकों के लिए। रॉकेट फ्यूल, माइक्रोचिप्स जो शहजाद ड्रोन में लगे वो सारी मिसाइल्स में लगे, इंजन्स फॉर ड्रोन्स, पार्ट्स फॉर जेट फाइटर्स, जैमिंग इक्विपमेंट, प्रिसिशन मशीन टूल्स, मटेरियल फॉर वेपन्स एंड एमिनिशन, CNC मशीन्स जो मेटल प्रोसेसिंग करती हैं। मैं कह रहा हूं कि चीन द्वारा जो रक्षा सहायता के बिना रूस का इस युद्ध में पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता था। जो पहले बड़े रिवर्सेस हुए थे, पूरा चीन का सपोर्ट। नॉर्थ कोरिया, हवांग 11 मिसाइल्स, वेरी एक्यूरेट मिसाइल्स, आर्टिलरी म्यूनिशंस 2.5 मिलियन राउंड्स। तभी तो पुतिन साहब गए थे शुक्रिया अदा करने के लिए। सो हमारी मासूमियत, दे विल नॉट गिव वेपन्स एंड लुक एट यू। सो यू प्लीज रियलाइज व्हाट योर ईरान कंट्री अंडर सैंक्शन। मैंने सुना 3700 ड्रोन्स दिए, शहजाद ड्रोन्स, लॉयटर म्यूनिशंस, जिन्होंने खेल बदली किया वहां पे। और अभी जो ततरास्तान में एक फैक्ट्री बनाई है, हमने जिक्र किया था आपके पूरे पिछले शो में, 300 ड्रोन हर महीने मिल रहे हैं उनको, प्रिसाइज लॉयटर म्यूनिशन वाले ड्रोन्स। आप देखिए मासूमियत, तो एक तो वोकिज्म, जिंगोइज्म और मासूमियत, ये चीन कर ही नहीं सकता। पुतिन साहब गैस में इतने फंसे हैं कि कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये हमारी समस्याएं हैं। एंड एटलीस्ट इंडिया को अब जब हमको ये टाइम मिल रहा है, वी शुड नॉट फॉल प्रे टू दीज इश्यूज। सर इंडिया में सर एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन भी तो है ना वेस्ट को लेकर के, कि मतलब एक कहते हैं ना कि एक फैंटेसी टाइप की है इंडिया में कि मतलब जो वेस्ट के पास है वो तो कहीं है ही नहीं, और टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास ही है। एंड सर ये जो वेस्ट की तरफ जो ऑब्सेशन है सर, आर वी एबल टू रियलाइज कि दुनिया बदल रही है, वेस्ट की अब मोनोपोली नहीं है, टेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव टू वेस्ट। और कहीं ना कहीं सर जो मिलिट्री, अगर मिलिटरीली भी देखें तो सर क्वांटिटी जो है ना, डम क्वांटिटी इज डिफीटिंग द क्वालिटी। ठीक है कि मतलब वो सॉर्म ड्रोन्स जैसे हमने देखा जो इजराइल में भी जो इस्तेमाल हुए, क्या ठीक है तुम्हारे पास बहुत महंगा $10 मिलियन का या $150 मिलियन का तुम्हारे पास AD है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और मैं अपने $1000 के 150 ड्रोन एक साथ भेज दूंगा। भाई एक साथ हम S-400 ले रहे हैं, रशियन S-400, वो एक साथ 45 मिलिट्री टारगेट्स या एयर टारगेट्स वो एंगेज कर सकता है। चलो ठीक है 45 कर लेगा, मैं 90 भेज दूंगा तो 45 कर पाएगा, 45 नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज द शेयर कैपेसिटी ऑफ एंगेजिंग नंबर ऑफ टारगेट एट वंस इज 45। तो 45 तो फिर भी आके हिट कर रहे हैं ना। फिर सर इस तरह की जो चीजें सर चेंज हो रही हैं एज अ मिलिट्री मैन, कि हाउ डू यू थिंक कि ये कितना बड़ा हेडेक है फॉर द वर्ल्ड? नहीं बिल्कुल, आपने कहा ना ये एक चुनौती है। देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लॉपिंग मॉडल्स हैं वेस्ट के, बिल्कुल दे मस्ट बी डिस्कार्डेड। वन इज दिस DPP बिजनेस, L1 ये वो। देखिए अब सब जगह क्या हो रहा है, ओपनली पीपल हैव नेशनल चैंपियंस, कि भाई मैं तय करूं कि भाई X कंपनी, Y कंपनी, ये स्टार्टअप, ये जो है मेरे लिए सैन्य सामग्री बनाएगा। अभी वंस यू आइडेंटिफाई कि ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम स्वार्मिंग करना चाहते हैं और आर्मी बोले हम स्वार्मिंग करेंगे फॉर काउंटर अटैकिंग ड्रोन्स, नाउ यू हैव अ कॉमन टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। अभी ये ड्रोन स्वॉर्म्स फॉर काउंटर अटैकिंग आर्मर कौन बनाएगा? मान लिया आपने एक स्टार्टअप चुना, एक इंडियन मेजर चुना, एक आपने पार्टनर चुना USA से, इंडस X वगैरह के जरिए। अभी इन तीन को ये एश्योरेंस होना चाहिए दैट फ्रॉम वूम टू टूम, शुरुआत से अंत तक इनको गारंटीड ऑर्डर्स मिलेंगे। नहीं तो कोई आप अपने पैसे नहीं लगाएगा, सब आपको मीठी मीठी बातें सुनाएंगे, कोई पैसे नहीं लगाएगा। और ये जो पूरा ये जो
जो जो जो, जो पूरा रास्ता है फ्रॉम वूम टू टूम में कठिनाइयाँ होंगी. ऑल 3-4 हैव टू एडजस्ट. दिस इज हाउ नेशनल चैंपियंस आर born. इट कैनॉट बी L1 कि वैभव आप बहुत अच्छे ड्रोन बनाते हैं, आप बनाइए, जब आप बना लेंगे तो हम देखेंगे और L1 को हम देंगे. तो वैभव मीठी मीठी छू बातें करेगा, कभी नहीं लगाएगा. दिस इज व्हाट द वेस्ट डज. और हमने कहाँ से मॉडल्स लाए? वेस्ट से. दीज आर द फ्लॉपिंग मॉडल्स. हमें अपना वो लगाना चाहिए. और इसलिए बार बार आपके शो पे प्रधानमंत्री जी ने इस पर बड़ी तवज्जो दी, आत्मनिर्भरता. अब दो चीज़ें हैं मेरे समझ में. टेक्नोलॉजी विल कम टू अस फ्रॉम USA. सो वी मस्ट गेट टेक्नोलॉजी. जो भी आईसेट और ये सब बट वो देते तो है नहीं ना टेक्नोलॉजी आपको. देखिए वो देंगे आपको. हमारे अब संभावनाएं तो बड़ी लग रही हैं. इंडस्ट्रेक्स और आईसेट वगैरह में जितनी बातें हो रही हैं, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, मैंने आपको मिसाल दिए हैं. दे हैव टू पिक अप इन स्पीड एंड स्केल. बट जो दूसरी जो चीज़ें हैं ना, जो लेगेसी सिस्टम्स वगैरह हैं, वो जैसे आपने सही कहा, रशिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दोबारा उसने उसको तेज़ कर दिया है. तो वी विल हैव टू बी वेरी एजाइल कि भाई कौन टेक्नोलॉजी देगा. और सबसे बड़ी बात, कुछ तो यार जब तक फॉर क्रिटिकल ऑपरेशनल गैप्स टेक्नोलॉजी लो, बट अपनी बनाओ. यू हैव IITians, यू हैव द बेस्ट माइंड्स, वी हैव टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम. बिल्कुल आप सही. जैसे हाई इम्पैक्ट रिसर्च 50% उनके, हमारे क्यों नहीं? हमारे भी तो IITians हैं. अब देखिए लुक एट द स्टेप्स पीपल टेक. देखिए चिप्स का एक बड़ा उदाहरण देता हूँ. जितने जिसे कहते हैं ना फाउंडेशनल चिप्स, उस पर चीन की आज पूरी पकड़ है. अभी खेल कहाँ है? खेल का है एडवांस चिप्स. उसमें देखिए 2020 4 साल पहले तक चीन वो स्टक एट 40 नैनोमीटर्स. पिछले साल हुआवी और SMIC ने 7 नैनोमीटर की चिप बना दी. अब अमेरिका जागा और उसने पूरा चिप्स एक्ट वगैरह की. अगर इनको 3 नैनोमीटर की चिप्स मिल गई जो एडवांस मिसाइल सैटेलाइट्स वगैरह में गए, तो हम तो गए काम से. तो उन्होंने चिप्स एक्ट लगाया. अभी भी जो मैंने सुना, USA का जो लीड है चाइना के एडवांस चिप्स 3 नैनोमीटर वगैरह में 10 साल का है. और US इतना घबराया, इतने चिप्स एक्ट लगाया. अब देखिए चीन ने क्या किया. चीन ने ये 3 नैनोमीटर चिप्स को बनाने के लिए दे हैव रीच्ड आउट टू चाइनीज टैलेंट ग्लोबली एंड सेड यू कम बैक. वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ एफर्ट टू रीच आउट टू आवर पीपल. सत्या नडेला वगैरह, आई एम नॉट सेइंग दे विल कम बैक, बट दोज काइंड ऑफ माइंड्स टू कम बैक. तो जो आपने समस्या बताई वो वाकई विकट है. इट कैनॉट बी टैकल्ड बाय दीज नॉर्मल मेजर्स. उसमें कुछ शुरुआत हुई है, बट लॉन्ग वे टू गो. और मैं एक और चीज़ कर दूँ, हमारे लिए 3 चुनौतियाँ हमारे सामने मेरे माने. बल्कि मैं एक लेख मैंने लिखा है जो मोदी 3.0 है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए. शायद इंडियन एक्सप्रेस में ट्यूसडे वेडनेसडे को निकले, आपके दर्शक पढ़ें. उसमें मैंने उसमें कोशिश की आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए. मेरे समझ में 3 चीज़ें. एक है टेरिटोरियल कॉम्बैट, LAC LC वगैरह. उसमें मोटे तौर पर वी आर ओके. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई डील होनी चाहिए. हमारी जो चुनौतियाँ हैं वो हैं स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और पावर प्रोजेक्शन. स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मतलब AD. देखिए 14 अप्रैल की रात को इजराइल को क्या किसने बचाया? आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, एजिस, अमेरिका के, UK के फाइटर्स, USA के फाइटर्स. इट वाज ऑलमोस्ट गेम स्ट्राइक. ईरान को पता था, USA ने इनको अवगत कराया था. द एंटायर सेंसर्स ऑफ द मिसाइल डिफेंस एजेंसी ऑफ US, और तब भी 5-6 मिसाइल निकल गई हाइपरसोनिक्स. हमको समझना पड़ेगा, दिस इज द AD वी हैव टू क्रिएट. एक AD. दूसरा इन टैंडम डिटरेंस जो है, इट हैज़ टू बी विद ड्रोन्स और मिसाइल्स. अभी एयर चीफ ने भी कोई स्टेटमेंट दिया है, फाइटर्स पायलट्स ठीक है, फाइटर्स, बट ड्रोन्स और मिसाइल्स. देखिए टुडे politically also piloted aircraft are not a very good option. पिछली बार क्या हुआ था, जब वो हुआ था तो विंग कमांडर अभिनंदन एक पूरी एक्सरसाइज खड़ी हो जाती है जब वो कैप्चर होता है. ड्रोन्स मिसाइल्स आर अ बेटर ऑप्शन. वी हैव टू डेवलप अ ड्रोन मिसाइल फोर्स. दूसरी चीज एयर डिफेंस, ड्रोन मिसाइल, साइबर स्पेस, इसकी हम बहुत बात कर चुके हैं. अब मेरा स्पष्ट मानना है ये जो एजेंसी का फॉर्मेट है ना, साइबर एजेंसी, स्पेस एजेंसी, पर्याप्त नहीं. एक साइबर स्पेस फोर्स खड़ा करना, ये जो हमको शांति का लाभांश मिल रहा है, इसमें हमें ये करना है. और चौथी चीज़ आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस, जिसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं जितनी हाई एंड टेक्नोलॉजी, स्केलिंग अप, ये वो. और आखिरी बात पावर प्रोजेक्शन. इसको हम बोलने में भी हिचकिचाते हैं, बट मेरा ये कहना है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जब चीन फंसा हुआ है फर्स्ट टैलेंट चेन में, दिस इज द टाइम टू प्रोजेक्ट कैपेसिटीज अक्रॉस
और इसमें भी हमको निर्णय करना पड़ेगा, डू वी विश टू प्रोजेक्ट पावर अक्रॉस मलक्का और इनटू पीओके? पैसा वही है इन माय व्यू अक्रॉस मलक्का। ये सब गहरे मसले हैं और मेरे समझ में ये जो 4-5 प्राथमिकताएं हैं, मैंने इनको एक लेख में लिखा है, मैंने बयान भी किया अभी। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। चुनौती बड़ी गंभीर है। द एडवांटेज वी हैव इज दैट जो ये जो युद्ध का साया है हर जगह घूम रहा है, अभी भारत से दूर है, बड़े नज़दीक आएगा। एंड जस्ट सी दैट पॉइंट आई मेड लास्ट टाइम, आई वांट टू रीट्रेट। ये 2000 वोकिज्म की बात कर रहे थे, इतनी बातें हो रही हैं, इतने सेमिनार ये वो, और मसला और आलम क्या आया, अद्विका जब सरेंडर हुआ उसके एक हफ्ते पहले समीक्षा ली विलियम बर्न्स ने कि भाई सरेंडर करें या ना करें। तो यूक्रेनियन ब्रिगेड्स की ऑपरेशनल ऑडिट का उन्होंने समीक्षा की। एक ब्रिगेड के पास 15 आर्टिलरी राउंड बचे, दूसरे के पास बचे थे 48 आर्टिलरी राउंड। अब इज यूक्रेन लूजिंग और हैव यू अबैंडन्ड देम विद योर फूलिशनेस? ये लेफ्ट सेंटर वोकिज्म। तो 2027-28 में अगर हमारे सामने ऐसी चुनौती आए चीन से, हमारी हाल नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू ग्रो आवर आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस। और क्योंकि बाकी चीज़ें में तो हम बड़ी बातें कर रहे हैं, विश्व बंधु, विकसित भारत, विश्व बंधु, दे हैव टू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी आर्म। विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड थिंग्स, बट if your foreign policy is muscular, if it is has got an outward look, it needs to be nursed with a military instrument. तो बार मेरा ये मतलब कहने की कोशिश। सर एक लास्टली एक चीज़ ये है कि सर आप जो भी चीज़ें कह रहे हैं, लाइक यू नीड टू ब्रिंग बैक द माइंड्स लाइक सत्या नडेला एंड ऑल दीज पीपल बैक टू इंडिया। आप यू आर अ मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड सर फॉर मी पर्सनली, यू माइट अग्री विद मी, यू माइट डिसएग्री विद मी, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिकॉज दे फील स्केर्ड कि अगर इंडिपेंडेंट लोग या सदर नडेला जैसे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, अगर ये वापस आते हैं, ये आकर के इन चीज़ों को डील करते हैं, बिकॉज सर हमारे यहाँ सर मिसाइल और डिफेंस ये भी सर एक यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ बाबू ही चलाएगा और मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भी वही चलाएगा। लाइक एवरीथिंग फ्रॉम सीवेज सिस्टम ऑफ अ सिटी टू द एयर डिफेंस सिस्टम इज ऑल डिसाइडेड बाय द ब्यूरोक्रेसी। तो सर जब तक ये ब्यूरोक्रेसी को आप कट टू साइज नहीं करेंगे, आई मीन व्हाई वुड एनीबडी कम बैक? और मैं इसमें नहीं चाह रहा हूं कि उनको अभी गूगल में कोई बैठा है, उसको अगर वहां पे $5 मिलियन की सैलरी मिल रही है तो हमारे यहाँ मिल सकती नहीं। वी एज अ कंट्री कैन अफोर्ड टू गिव नॉट ओनली $5 मिलियन बट $10 मिलियन एज अ सैलरी वी कैन गिव पीपल। लेकिन ये डू यू थिंक दिस ब्यूरोक्रेसी विल लेट देम कम बैक? दे विल, कहते हैं ना कि वो अपनी स्पेस छोड़ेंगे, लेट लूज ऑफ देयर स्पेस, they'll let loose of the grip that they hold on different ministries, from defense to R&D to all these ministries. कुछ साल पहले मेरा भी ये सोचना था, अब वो तो सोच बदल रही थी। मैं आपको बताऊं क्या है। The problem is not in these bureaucracy that you were saying, it is bureaucrats everywhere. मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी CDS DMA को बिना कितना टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए, वहाँ पे भी मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं। So it is bureaucraties, not the, कुछ IAS के बड़े अच्छे लोग भी हैं, कुछ IAS में, अच्छा आप टेक द US सिस्टम, वहाँ there is no permanent civil service, people rotate in and out of government, वहाँ उन्होंने क्या हाल किया हुआ है। So it is this bureaucracy as mediocrity, bureaucraties, बिल्कुल वो एक मसला है। अब उसको हल करने की बार बार कोशिश देखिए क्या है। अभी एक lateral induction प्रोग्राम शुरू हुआ है, वहाँ लोग आ रहे हैं 100 लोग, it is banned to the government, so somebody who is good in say the digital world can come, somebody who's good in international affairs can come, somebody who's good in technology can come. अच्छा, जो एंट्री लेवल पे आप रिजल्ट देख लीजिए, आप पब्लिक है रिजल्ट पहले 50% है, 50 लोग या 100 लोग, उसमें हर किस्म के लोग हैं। पीपल फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड्स, पीपल फ्रॉम फ्लुएंट बैकग्राउंड्स, लुटियन से भी हैं, प्रतापगढ़ के कॉलेज से भी हैं, रीजनली डिवाइडेड हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, सोशल्स। तो वहाँ पे तो एक समानता है। अब बाद में क्या होता है, ये टर्फ बनते हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट ये टर्फ हर जगह है और इसका कोई सोल्यूशन आसानी से नहीं दिखता। What should happen that within the system we should encourage meritocracy and talent.
दैट इज अप टू यू एंड मी। और मैं 45 साल से मैं सरकार के अंदर हूँ। बिल्कुल कुछ मसले आपके हैं और उनको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए, बट अच्छे लोग भी बहुत हैं। 5 साल पहले मैं ये 5-10 साल पहले मानता, अब मैं I have a slightly different view for the reasons that I'm giving. So they are good civil servants, they are bad civil. They are good military officers, they can be very venal military officers too, as in other domains. So the point really is not of military versus civil or this, it is about talent versus mediocrity. ये एक जरूर है कि mediocrity does not allow talent to, now that fight talent will have to fight. But yes, such encouragement जैसे lateral induction, getting people from outside, these measures will have to be made. और देखिए हो रहे हैं. You think DPI would have happened without Nandan Nilekani? अब मेरा ये मानना है, अगर AI enablement भारतीय फौज का होना है, you need a Nandan Nilekani type chap from outside. अंदर से नहीं हो पाएगा. बहुत लोग फौज के अंदर, जो मैं कह रहा हूँ, सहमत हैं इन चीज़ों से, बट उसको कार्यान्वयन करने में there are lots of difficulties. मसला the issues of this type. देखिए आप उनकी बातें भी सुनिए. Many honest civil servants have paid the price for no fault of theirs. Signing on a right proposal, and later on, when you listen to their stories, they also have a point. So many of them become careful. Many of them, don't sign. I'm not saying that's an excuse, but there are such cases. There's that very famous case of Ponte, Hole Secretary, a very honest chap. Everybody knows, and nobody was there to even fight his legal battle. I'm told the association contributed. So we have to protect honest people. We have to protect meritocracy. We have to encourage talent. I think the problem is really that, and not strictly IAS versus somebody. Or it's like. Thank you so much, sir, for coming. और सैम अगली बार सैम सगत वो तैयार है मेरा, जब भी आपके पास समय हो. सर मैं रेडी हूँ सर. मैं तो जल्दी करेंगे, इस हफ्ते जल्दी करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.